हेलो दोस्तों, कहानी दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं संतोष श्रीवास्तव जी की लिखी कहानी फरिश्ता। मेलोडी जानबूझकर कमलेश को यहाँ लाई थी। वैसे इच्छा तो कमलेश की भी थी इस माहौल से परिचित होने की। सुना खूब था, लेकिन देखा और पाया कि उस जैसे व्यक्तित्व तो इस माहौल में अधिक देर तक नहीं रुक सकते। मेलोडी, घर चलें अब। कमलेश ने उठना चाहा। कल शाम एक डच हिप्पी नंगा घूमता पकड़ा गया और सिपाही ने जब उससे इस तरह घूमने की वजह पूछी तो बोला, हम क्या करें, ईश्वर ने हमें नंगा ही पैदा किया है। सामने वाली मेज की भीड़ में बैठे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मेलोडी की तरफ घूरते हुए सबको बताया और सारी भीड़ ठहाका मारकर हंस पड़ी। मेलोडी ने अपना बेहद गंदा थैला मेज पर से उठाकर कंधे पर टांग लिया, फिर उसमें हाथ डालकर कुछ ढूंढने लगी। कमलेश की ऊब बढ़ती जा रही थी। शायद मेलोडी सिगरेट ढूंढ रही थी। अगर ये सिगरेट सुलगा लेगी तो 15-20 मिनट फिर रुकना पड़ेगा, क्योंकि मेलोडी सड़क पर चलते हुए कभी सिगरेट नहीं पीती। सिगरेट रहने दो मेलोडी, घर चलकर डिनर के बाद पीना, माँ इंतज़ार कर रही होगी। कैंप कॉफ़ी हाउस के चहल पहल भरे माहौल पर एक विहंगम दृष्टि डाल दोनों सड़क पर आ गईं और तेज़ी से गुजरते ऑटो रिक्शा को रुकवा कर बैठ गईं। सड़कों पर रात का शबाब बिखरा पड़ा था। रिक्शे की तेज गति के कारण मेलोडी के कटे बाल उसके दोनों गालों को ढके ले रहे थे। वो मजबूती से अपना थैला पकड़े थी। अपने मर्दाने कुर्ते को जीन्स पहने घुटनों के बीच दबाए ताकि वो उड़े नहीं। जयपुर से यहाँ आए 20 दिन हो गए और तभी से वो कमलेश के यहाँ पेइंग गेस्ट है। वो हिप्पी दल के साथ भारत आई थी और जयपुर में अपने दल से बिछुड़ चुकी थी। वे सब नेपाल चले गए थे। कमलेश के घर का पता उसे अहलुवालिया ने दिया था, जिनके घर मेलोडी ने 1 सप्ताह गुजारा था। माँ जाग रही थीं और रात्रि के खाने के लिए उन दोनों का इंतज़ार कर रही थीं। वे 45 वर्षीय प्रौढ़ महिला थीं, जिनके पति बांग्लादेश युद्ध में शहीद हुए थे। वे अपने खाली वक्त में पत्रकारिता करती थीं। कमल, आज बड़ी देर कर दी। कमलेश हमेशा की तरह माँ से लिपटकर लाड से बोली, सॉरी मम्मा, अभी फ्रेश होकर आती हूँ। मेलोडी माँ बेटी का प्यार दुलार देख मुस्कुराने लगी। उसने अपना थैला कंधे से उतारकर अपने कमरे की ओर उछाल दिया और दीवार से पीठ सटाकर खुजाने लगी। माँ हंस दी और खाना लेने चौके में चली गईं। कमलेश ने फ्रेश होकर नाइट गाउन पहन लिया। माँ ने आलू के पराठे बनाए थे और पुदीने की चटपटी चटनी। मेलोडी भी लुंगी और कुर्ते में तरोताज़ा दिख रही थी। उसने खड़े खड़े ही प्लेट में परोसे पराठे का एक निवाला तोड़ा और स्वाद लेते हुए बोली, ओह टेस्टी। फिर कुर्सी पर बैठकर इत्मीनान से खाने लगी। एंजेली खाने का बड़ा शौकीन था। उसने अपने सब्जियों के बाग में अपनी पसंद की सब्जियां उगाई थीं और उसके पास बेहतरीन नस्ल की मुर्गियां थीं। कमलेश खामोशी से खाना खाती रही। पिछले 20 दिनों में 20 बार एंजोली का नाम सुन चुकी है। रोज़मर्रा के क्रियाकलापों में ये खूबसूरत अंग्रेजी लड़की कितनी जुड़ी है इस नीग्रो नाम से। कभी पूछेगी एंजेली के बारे में। जब भी वो एंजेली को अपने से जोड़कर बयान करती है, प्रेम अपनत्व से भर उठती है। ये उसके स्वभाव का विशेष गुण है। उस दिन कमलेश थिएटर के बाहर अशोक वृक्षों के नीचे पड़ी बेंच पर बैठकर अपने संवाद याद कर रही थी। आज अंतिम रिहर्सल थी। कल से नाटक मंच पर खेला जाना था और पूरे 30 शो का अनुबंध था कि उसने देखा मेलोडी अपने दोस्त रजनीश के साथ खरामा खरामा चली आ रही है। कमलेश को रजनीश बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके व्यक्तित्व में दिखावा और परायापन है। वैसे कमलेश मंच से तो जुड़ी है, तो इस तरह के लोगों से उसका साबका पड़ता है, पर रजनीश जैसा तो पहले कभी मिला ही नहीं। हेलो कमलेश, कैसी हो? कमलेश नहीं, वासवदंता कहो। मुझे अपने रोल को महसूस करने दो।
बेचारा। मेलोडी के कहने पर रजनीश और कमलेश दोनों चौंके। मेलोडी की नज़रों की दिशा में उन्होंने देखा कि मेन गेट के बाहर खड़े चाट के ठेले के पास जूठे पत्तों का ढेर है, जिसमें से एक लाचार बूढ़ा जूठन चाट रहा है। मेलोडी तेजी से वहां गई और अपने थैले में से डबल रोटी, केले और मक्खन की टिकिया उसे पकड़ा कर कहा, लो खाओ बाबा। बूढ़ा हतप्रभ मेलोडी को निहार रहा था और मेलोडी तृप्ति का भाव लिए लौट रही थी। सारा दे दिया, अब हम क्या खाएंगे? यहाँ तो कुछ मिलता भी नहीं। हम थिएटर के कैंटीन से कॉफ़ी तो पी सकते हैं ना रजनीश? मेलोडी की आंखें छलक आई थीं। कमलेश ने उन आँखों में तैरते पानी के अंदर एक और जज्बा देखा था, इंसानियत का जज्बा, एक अपूर्व भाव, मानो सूखे दरार पड़े खेतों में अभी अभी बादल बरसा हो। जब तक कमलेश की रिहर्सल चली, मेलोडी रजनीश के साथ बैठी बतियाती रही। भूख तीनों को लगी थी, लेकिन कमलेश खुश थी। उसके रोल की, अभिनय की निर्देशक ने तारीफ़ की थी और उसकी ड्रेस और ज्वेलरी का भी पूरा चुनाव हो चुका था। वो गुनगुनाती हुई रिहर्सल रूम से बाहर निकली। चले वासवदंता, रजनीश ने चुटकी ली। सीधे बंगाली मार्केट, मुझे डटकर खाना है, कमलेश ने लापरवाही से कहा। बंगाली मार्केट की प्रसिद्ध चाट की दुकान पर हिप्पियों का दल पहले से मौजूद था। कोई साधु जैसी वेशभूषा में था तो कोई रुद्राक्ष पहने जटा जूठधारी। चहल पहल काफ़ी थी। रजनीश एक हिप्पी के नज़दीक गया, जो कानों में बड़ी बड़ी बालियां पहने, त्रिपुंड लगाए, हाथ में जलती सिगरेट के गहरे गहरे कश ले रहा था। वो अपने दाहिने पैर और कूल्हे को एक खास लय में हिला भी रहा था। तुम लोग घर द्वार छोड़कर हिप्पी जीवन अपनाकर क्या पाते हो? रजनीश ने उससे पूछा। भगवान का प्रेम और दकियानूसी रिवाजों से मुक्ति, यानी कि युद्ध, पुराने रिवाजों विचारों से युद्ध। युद्ध नहीं, संघर्ष। हम संघर्ष कर रहे हैं इस तरह के खानाबदोश जीवन के लिए। त्रिपुंडधारी हिप्पी ने रजनीश को गौर से देखा। नहीं, प्रेम करने के लिए, ईश्वर के बनाए मानव मात्र से प्रेम करने के लिए। मेलोडी का चेहरा ईश्वरी प्रेम में भीग उठा। चाट की दुकान के बाजू में फेंके गए जूठे दोनों के पास कुछ चिड़ियाँ शोर मचा रही थीं। जब उस ढेर में दूसरा दोना आकर गिरा तो चिड़िया उड़कर सड़क के किनारे पेड़ पर जा बैठी। मेलोडी चिड़िया को देर तक देखती रही, फिर कमलेश की हथेली अपने हाथों के बीच दबाकर अपनी नीली आंखों में भरपूर चमक भरकर बोली, मैं भी उड़ना चाहती हूँ चिड़ियों की तरह, दूर क्षितिज तक। कमलेश ने उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश की। मैं सपना देखती हूँ कि मैं उड़ रही हूँ, मेरे नीचे खुली धरती है। इस तरह मैं इस दुनिया के दुख दर्द को अच्छी तरह देख सकती हूँ। मैं अपने एंजेली के साथ उड़ना चाहती थी, पर वो बेचारा तो नहीं, वो बेचारा नहीं था। वो चट्टान सा मजबूत और ग्रेनाइट सा काला था। मेरा एंजेली हंस की तरह लंबी उड़ान भरने की हसरत रखता था, पर उसके पर काट दिए गए। वो बेहद उदास हो गई और कमलेश का हाथ छोड़ अपनी अनामिका में पहनी किसी धातु विशेष की अंगूठी को गोल गोल घुमाने लगी, उंगली में ही गोल गोल। फिर उसने उस अंगूठी को चूम लिया। ये मेरे एंजेली की मुझे दी पहली भेंट है। जब हम केपटाउन में यूनिवर्सिटी में मिले थे, मैं दक्षिण अफ्रीकी इतिहास पर शोध करने गई थी। बड़ी खूबसूरत, लाजवाब है ये अंगूठी। कमलेश ने उस अजीबो गरीब शक्ल वाली अंगूठी की भरपूर प्रशंसा की। अच्छी लगी, पर ये मैं किसी को नहीं दूंगी, तुम्हें भी नहीं। ये उसकी निशानी है, मेरे एंजेली की। कमलेश हंस दी। रात घिरने लगी थी। रजनीश ने उन्हें अपनी कार से घर तक छोड़ा। मार्च का अंतिम सप्ताह था, लेकिन लगता था जैसे जाड़ा विदा होने में संकोच कर रहा है। हिमाचल के पर्वतीय इलाकों में बर्फ़ भी गिरी थी और शहर खासा ठंडा हो रहा था। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मेलोडी रुकी और उसने अपनी अनामिका से अंगूठी उतारकर कमलेश की उंगली में पहना दी। अरे, तुम तो बहुत खुश दिख रहे हो।
तुम पहनो ना तुम्हारे एंजेली की निशानी। पहनो, इस तरह मेरे एंजेली की मोहब्बत का ज़र्रा ज़र्रा महसूस करेगा। इस अंगूठी से क्या, मेरे एंजेली तो मेरे दिल में बसता है। कमलेश ने साफ देखा कि उसकी पलकों के कोरों पर 2 अश्रु बूंदें झिलमिलाईं, जिन्हें अपनी अंगुलियों में समेटकर उसने हवा में छिटका दिया। कमरे में माँ टेबल लैंप की रोशनी में अपना लेख लिख रही थीं। उन्हें आया देख उन्होंने कागज़ पर से नज़रें उठाईं। तुम लिखो माँ, खाने की चिंता मत करो, आज खूब डटकर खाया है। रिहर्सल कैसी हुई? माँ ने चिंता प्रकट की। अरे पूछो मत, बस 15 तारीख को देखना स्टेज पर। अपनी वासवदनता को कहकर मेलोडी खिलखिला कर हंसी और अपने कमरे में बिछे पलंग पर कंबल ओढ़ कर बैठ गई। कमलेश 2 प्यालों में कॉफ़ी बना लाई। अब तुम्हारे शो बेहतरीन होंगे, तुमने अंगूठी जो पहन ली। कमलेश ने प्याला उसकी ओर बढ़ाया और खुद कुर्सी पर शॉल ओढ़कर बैठ गई। बहुत प्यार करती हो मेलोडी उसे? हाँ बहुत। वो नीग्रो था, ब्रिटिश हुकूमत के नीचे सांस लेता मात्र एक गुलाम। उसके सामने दक्षिण अफ्रीका का इतिहास खुला पड़ा था कि किस तरह पूर्वजों को उनकी ही ज़मीन से बेदखल किया गया और किस तरह उन्हें अपना गुलाम बनाकर भूखमरी और बदहाली के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया गया था। वो अक्सर मुझे अपने परिवार के बारे में बताता था कि किस तरह उसके बाबा को अंग्रेज़ों ने बुरी तरह पीटा था और वे महीने भर अस्पताल में पड़े रहे थे, मात्र इस कसूर के लिए कि वे जिस अंग्रेज़ ऑफिसर की घोड़ी की देखभाल करते थे उसी की लड़की को उन्होंने सिगरेट पेश की थी। मेलोडी, हम तो खच्चरों की तरह पैदा होते हैं, खच्चरों की तरह जीते हैं और खच्चरों की तरह मर जाते हैं। मेरे देश में सब कुछ है, सुंदर पार्क हैं, आराम के लिए बेंचें हैं, तैरने के लिए पुल हैं, बाइस्कोप है, पर वो सब मात्र अंग्रेज़ों के लिए आरक्षित है। यहाँ की सड़कें नियॉन साइनों से चमकती और कारों से भरी हैं, पर हर कार में अंग्रेज़ है और हर अंग्रेज़ को सड़क पर चल रहे कालों पर अत्याचार करने का हक है। मेरे देश का सारा वैभव मुट्ठी भर गोरे अत्याचारियों के लिए है। हमारी अमानवीय दिनचर्या से उन्हें क्या सरोकार? लेकिन मैं बदल डालूँगा, मैं रंगभेद को कुचल डालूँगा। तुम्हें बुरा नहीं लगता मेलोडी, उसके मुंह से अपनी जाति के खिलाफ सुनकर? कमलेश के सवाल से मेलोडी चौंकी, लेकिन वहाँ ईश्वरी प्रेम की आभा थी। नहीं, वो सचमुच अमानवीय स्थिति जी रहा था। सारा नीग्रो समाज, दोष हमारी जाति में ही था। डी क्लार्क ने राष्ट्रपति पद संभालते ही इस अत्याचार को ख़त्म करने की कोशिश की। दंगे भड़क उठे, काला और सफ़ेद खून बहने लगा, पर खून न काला था न सफ़ेद, खून तो लाल, खूनी लाल था। तब मैंने एंजोली को अपने घर में छिपाना चाहा था, लेकिन उस पर भूत सवार था। वो प्रेम भूल चुका था। उसका भाई मारा गया था और उसके पिता को पुलिस के घोड़ों ने कुचल दिया था। वो मेरा एंजेली एक खूंखार विद्रोही बन चुका था। उस वक्त पुलिस गश्त लगा रही थी। देखते ही गोली मार देने के आदेश थे, पर वो नहीं माना। मैंने हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाई, पैर पकड़ लिए, पर उसने मेरी एक ना सुनी। अपने 3 वर्षों के प्रेम भरे जीवन में मैंने पहली बार उसके चेहरे पर अपने लिए घृणा देखी। वो नाक सा फुफकारा, तुम श्वेतों की ही तो करनी है जो आज मेरी कौम भुगत रही है। और उसने मुझे ज़ोर से लात मारी और बाहर निकल गया। फिर गोली की आवाज़ और सड़क पर छटपटाती उसकी देह। मैं ज़ोरों से चीखी, पर उस तक मेरी चीख नहीं पहुंची। उसने दम तोड़ दिया था। उसकी आंखें खुली थीं, जिनमें संपूर्ण गोरी कौम के प्रति सुलगती नफरत थी। मेलोडी रोने लगी। कमलेश ने उसे रोने दिया। उसकी कॉफ़ी ठंडी हो चुकी थी। कमलेश दूसरी कॉफ़ी बना लाई। इस बीच उसने उठकर चेहरा पानी से धो लिया था और सिगरेट सुलगा ली थी। डी क्लार्क ने गोरा शाही को ख़त्म कर दिया था, पर मेरा एंजेली भी तो ख़त्म हो गया ना। वो तेज़ी से कश लेने लगी। गाढ़े तेज़ तंबाकू की नशीली खुशबू कमरे में फैलने लगी। नशा मेलोडी पर भी छाने लगा। एंजोली ने मुझे एक बेटा दिया था,
फिर अप्रत्याशित ढंग से वो खिलखिलाई। डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के अनुसार तो उसे चलने और बोलने लगना चाहिए था। और हंसी रोदन में बदल गई। तन्हा एंजेली भी मर गया। अपनी बिन ब्याही माँ को तमाम संकटों से मुक्ति दिला गया। आखिर मुक्ति का खून ही तो बह रहा था उसकी धमनियों में भी। मैंने उसे एंजेली की कब्र के बाजू में दफना दिया। उस सिमेट्री में पहले बैगनी रंग के फूल खिलते थे, लेकिन जानती हो कमलेश, जब नन्हा एंजेली दफनाया गया उस साल बसंत ने एक भी बैगनी फूल नहीं खिलाया। और खिलता भी कैसे, अब वो मेरे नन्हे के लिए ज़मीन के अंदर जो खिलता है। बस इससे ज़्यादा सुनने की ताब कमलेश में ना थी। इतने दर्द पीड़ा के बावजूद मेलोडी का चेहरा शांत, सौम्य और ईश्वरीय प्रेम से ओतप्रोत था। वो आकंठ प्रेम में डूबी थी, और प्रेम के पास ना नफरत होती है ना घृणा, प्रेम और मात्र प्रेम। कमलेश का आज पहला शो था। वो सुबह नाश्ता करके थिएटर चली गई थी। माँ को पत्रिका के कार्यालय जाना था, लेकिन मेलोडी दिन भर सोना चाहती थी। तय हुआ कि नाटक के शुरू होने के आधा घंटा पहले वो हॉल में माँ से मिल लेगी, ताकि दोनों साथ बैठ सकें। शाम के 4 बजे होंगे। गहरी नींद से उठकर तरोताज़ा हो मेलोडी जयपुर से लाया शिफॉन का घाघरा और चोली पहन रही थी। ओढ़नी उससे लेते नहीं बन रही थी, इसीलिए उसने उसे कमर में बेल्ट की तरह बांध लिया था। 2 दिन पहले कमलेश उसके लिए घाघरे के रंग की बिंदी लाई थी, जिसे उसने अपनी दोनों भौहों के बीच में चिपका लिया था। मेलोडी को लगता ही नहीं था कि ये घर पराया है, कि महीने भर बाद वो काहिरा चली जाएगी। एंजेली की वियोग ने उसे सैलानी जो बना दिया है। वो सारी दुनिया को अपने कदमों से नाप लेना चाहती है, ताकि ये देख सके कि भगवान की बनाई इस दुनिया के किस टुकड़े में केवल प्रेम ही प्रेम है। इस घर से उसे प्रेम मिला। माँ भी उसे बेटी जैसा ही मानने लगी है। उसकी दी हुई सौगातें उन्होंने बड़े जतन से सजा कर रखी हैं। मॉरिशस के समुद्र तट से लाए खूबसूरत पत्थर और उड़ीसा के कटक से लाए चांदी के लाजवाब खिलौने उनकी बैठक की शोभा हैं। अचानक फ़ोन बज उठा। रजनीश का था। वो आना चाहता था, पर उसने शो देखने जाने की बात कही। ठीक है, मैं तुम्हें घर से पिकअप कर लेता हूँ, साथ साथ शो देखेंगे। मेलोडी मना नहीं कर पाई। शो 6 बजे शुरू हुआ। हॉल तक पहुँचने में कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाएगा। उसे रजनीश का चेहरा याद आया, हमेशा हड़बड़ी से भरा लेकिन प्यारा। उसने एक लंबी सांस भरी और खो सी गई। ओ अंजेली, महज अपने लिए निकली एक खामोश सिसकारी। अचानक आईने पर नजर गई। उसे अपना तराशा हुआ सौंदर्य अजंता की गुफाओं में देखी मूर्तियों जैसा लगा। वो बड़ी मासूमियत से मुस्कुराई, ऐसी बेलौस और मासूम मुस्कुराहट जो दिल की गहराइयों में सिर्फ अपनों के लिए पैदा होती है। आते ही रजनीश ने जेब से विस्की की छोटी बोतल निकालकर उसकी मनपसंद सिगरेट की डिब्बी उसे भेंट की। मेलोडी खुश हो गई। शुक्रिया। तुम कॉफ़ी पियोगे? फिर चलें? अरे छोड़ो कॉफ़ी वॉफ़ी, एक एक पैग हो जाए तो शो देखने का मज़ा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जल्दी वाला पैग लेते हैं, एकदम फास्ट। वो चौके से ग्लास और पानी की बोतल ले आई। रजनीश ने कैबिनेट में रखे डेक को ऑन किया और उस पर गज़लों का कैसेट लगा दिया। मीठा तरन्नुम खामोश फिजा को मुखारित करने लगा। रजनीश ने पैग बनाकर मेलोडी की ओर बढ़ाया। आज की शाम तुम्हारे नाम। ओहो, वासवदंता के नाम। ईश्वर उसे सफलता दे। और मेलोडी ने लंबा घूंट भरा। रजनीश ने इत्मीनान से बैठकर सिगरेट सुलगाई। 2 सिगरेटें जलाकर उसने एक मेलोडी को दी। बहुत प्यारी लग रही हो तुम इस पोशाक में। मेलोडी मुस्कुराई। उसने दूसरी घूंट में अपना सिगरेट समाप्त कर दिया और टेबल पर कोहनियाँ टिकाकर चेहरे को अंजलि में भरे वो रजनीश को देखने लगी, जिसे पैक ख़त्म करने की कोई हड़बड़ी नहीं थी, बल्कि उसने अपने और मेलोडी के गिलास में फिर से विस्की उड़ेल दी थी। मेलोडी ने मना भी नहीं किया और दूसरा पैक भी नहीं पिया। वो अपलक शून्य में ताकने लगी।
उसके चेहरे पर हौले हौले मुस्कुराहट की लकीरें बनती बिगड़ती रहीं। कोई मीठा ख्याल फूल की तरह खिलता चला गया। उसके शरीर में कोई हरकत ना थी, पर जैसे संगीत की तिलस्मी लहरियाँ उसके रोए रोए को झनकृत कर रही थीं। उसका सारा अस्तित्व उस ख्याल में घुल सा गया। वो मेलोडी नहीं, महज एक दिलकश ख्याल थी उस गज़ल का जो डेक पर अभी तक बज रही थी। एंजेली, तुम प्रेम की पीड़ा हो जो मेरी रग रग में समाई है। एंजेली, मैं तुम में समा जाना चाहती हूँ। मैं उस कगार को ढहा देना चाहती हूँ जहाँ मानवता खत्म होती है। एंजेली ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसके बालों में अपनी उंगलियाँ उलझा दीं। लेकिन ये स्पर्श, ये एंजेली तो नहीं। ये तपिश एंजेली की स्निग्ध छुअन तो नहीं। अचानक वो तड़प कर परे हट गई। रजनीश एक और हाँफता खड़ा था। संपूर्ण मानवता को प्रेम करने वाली मेलोडी रो पड़ी। ये तुमने क्या किया रजनीश? मेरे होठों पर से एंजेली का स्पर्श मिटा दिया। अब मैं कैसे जीऊँगी? उस स्पर्श को कहाँ से पाऊँगी? रोते रोते वो वहीं फर्श पर बैठ गई। रजनीश ने घबराकर जेब में कार की चाबी टटोली और कमरे से बाहर चला गया। अभी आप सुन रहे थे संतोष श्रीवास्तव जी की लिखी कहानी फरिश्ता। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।